नमस्कार, मैं सर डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपीकेएस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें, एक ही बात है। ईएमआरएस की जब बात करते हैं तो इसे आईसीटी के नाम से जाना जाता है, और जब हम केवीएस या एनवीएस की बात करते हैं तो इसे ही बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से जाना जाता है। और केवीएस में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। टीयर 1 की मैं आपसे बात करूं जहां पर हर क्वेश्चन 3 नंबर का यानी कि 60 नंबर, और यहां पर अगर आप ईएमआरएस में देखेंगे तो 15 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूं, देखिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये पहला देखिए, अगर आप केवीएस एनवीएस की बात कर रहे हैं तो केवीएस एनवीएस में टीयर 1 है। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो आपका तीसरा पार्ट है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में आपको वही आईसीटी ही पढ़ना है। और यहां पर आपके 20 क्वेश्चन देखे जाएंगे आपके, और 60 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो टोटल टीयर 1 का पेपर जो केवीएस एनवीएस में होगा वो आपका 300 नंबर का आपका पेपर होगा। और ऐसे ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो ईएमआरएस के अंदर इसी को आप नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम से जान सकते हैं। और यहां पर 15 क्वेश्चन है और आपके 15 ही नंबर के आपसे सवाल पूछेंगे। यहां पर टोटल 100 मार्क्स का ही पेपर होना है। तो अभी फिलहाल ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं आप, केवीएस एनवीएस में भी कॉमन चीज है। तो ये आईसीटी की जो क्लास है ये आप केवीएस एनवीएस और ईएमआरएस तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और निश्चित तौर पर आप ये यकीन मान के चले कि आपको इनसे संबंधित ही सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही चुनिंदा सवालों के साथ जो है मैं आपके सामने आया हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आरडीबीएमएस? डीबीएमएस जानते हैं? डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई सारे एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, फॉक्स प्रो, देन उसके बाद ऑरेकल। लेकिन जब आरडीबीएमएस की बात करते हैं आर डेटाबेस मैकेनिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके है जी, तो एक ही है। तो इट इज बी, इट इज रिलेशनल। तो जब कई सारे डेटाबेस हम बनाते हैं, डेटाबेस को हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, एंड दैट सिस्टम बिकम द आरडीबीएमएस। इट इज सिंपली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से पहचाना जाता है। इज इट क्लियर? दैट इज नोन एज आरडीबीएमएस कहलाता है। नेक्स्ट अगला सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर? इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? देखिए सवाल को कई बार हम पढ़ते हैं ना, कौन सा है नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में जब आप आके घर पे पेपर देखते हैं या आंसर की मिलाते हैं, जब लगता है यार ये तो नॉट था, अपन ने तो यस कर दिया है ना। तो वो ऐसा नहीं करना। एग्जाम में दिमाग को चुस्त दुरुस्त रखना है, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रखना है, ठीक है। वैसे भी पहला पेपर सब्जेक्ट की बात बाद में की जाएगी, ठीक है। तो आपको पहला पेपर बहुत आराम से कॉन्फिडेंस के साथ दिमाग को, मन को, चित्त को शांत रखते हुए देना। आपको सवाल जवाब पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें पेपर, इट्स PAPR, पेपर नहीं यानी पेज, देन प्रिंट हेड, और तीसरा कौन है? रिबन। ये तीनों एक तीसरे के साथ टच करते हैं, वो है आपका इम्पैक्ट। जिसमें नहीं है तो डॉट मैट्रिक्स में ऐसा होता है, ड्रम में ऐसा होता है, डेजीवील में ऐसा होता है, लेकिन इंक जेट में नहीं होता। कोई टच नहीं कर रहा, ये जेट जेट पंप से इंक छाटी जाती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर, इंक जेट प्रिंटर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू, लिखा ऑर्डर ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर जनरेशन के ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। तो जो पहले है वो पहले, जो बाद में बाद में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? ऑर्डर कैसे बनेगा? ऑर्डर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऑर्डर के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा, ये मैं लिख दूं आपको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। आराम से आपको देखना है और आराम से देखकर फिर आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। आप देखें आराम से और फिर लिखें आप इसके अंदर। जी, 4 चीजें बताई मैंने, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको इनको कॉम्बिनेशन बना के आपको लिखना है। वेरी गुड। देखिए जनरेशन का एक सवाल एग्जाम में जरूर 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 पूछा जाएगा आपसे। इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? इट इज मैग्नेटिक कोर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट
और आर्टिफिशियल, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज का ना एआई, तो वैसे भी चौथा सबसे लास्ट में, चौथा सबसे लास्ट में, चौथा लास्ट में, चौथा लास्ट में, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब 1 2 3 4 या 3 2 1 4, तो क्या आएगा 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 जो है सी वाला आंसर आपको सही है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। 3 2 1 4 आप सभी ने भी बहुत अच्छा लिखा आंसर, बिल्कुल सही है। फिर से मेरा काम है आपको बताना, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है कि केवीएस एनवीएस अभी तक भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप हमारे साथ चलना चाहें सिस्टमेटिक ढंग से, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, लाइव क्लासेस के माध्यम से, रिकॉर्डेड बैच के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से ये सब तैयारी करना चाहते हैं तो 1 दिसंबर से आपका फ्रेश न्यू लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है, नाम मात्र फीस के अंदर, दैट इज 1,100 रुपए के अंदर आपको टीयर 1 का नया बैच आप ले सकते हैं, और जिससे घर बैठे लाइव क्लासेस, कंटेंट, नोट्स, पीडीएफ, इन सब के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है, आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर ईएमआरएस की बात करें, ईएमआरएस का भी हमारे पास लाइव बैच, हमने 6 अक्टूबर से बैच स्टार्ट किया था, कोर्स कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन मॉक टेस्ट अभी हमने उसको ऐड कर दिए। और आप अगर ईएमआरएस की तैयारी करें, अगले 15 दिन आप इस कोर्स के माध्यम से घर बैठे बेहतर तरीके से आप फिर भी तैयारी कर सकते हैं। अगला आपका लिखा यहाँ पर, तो फर्स्ट नेटवर्क की बात करते हैं। पहला नेटवर्क कौन सा है आपका? तो या अर्पा नेट है आपका, या इंटरनेट है आपका, या CNN नेट है, या एस्पा नेट है। तो पहले नेटवर्क की बात करें, दुनिया का पहला नेटवर्क यानी कि जब हमने बनाया था, तो आज जिसे इंटरनेट कहते हैं, एक जमाने में हम उसे किसी और नाम से जानते थे। जी बताइए। वेरी गुड, यस प्लीज। अर्पानेट, जी अर्पानेट। देखिए इंटरनेट की कई बार पूछा जाता है, इस सवाल को दूसरे तरीके से पूछते, और सवाल ये पूछते कि इंटरनेट का पुराना नाम क्या है। इट इज नोन एज अर्पानेट। 1960 में, इट इज ARPANET, अर्पानेट। इट इज अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। 1960 में ये यूएस, अमेरिका के डिफेंस एकेडमी के अंदर काम में लिया जाने वाला नेटवर्क है, दैट इज नोन एज अर्पानेट। तो ये फर्स्ट नेटवर्क अर्पानेट के नाम से पहचाना जाता है। द टर्म दैट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ द डेटा, ऐसे टर्म जो कि डेटा के स्ट्रक्चर और फॉर्मेट की बात करता है, उस शब्द को क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज सिंटैक्स। लिखने का तरीका, सिमेंटिक नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन देखिए सवाल इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप पहली बार देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट के शब्द लिखने का तरीका, इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट को बोलने का सिंटैक्स। सिंटैक्स वो तरीका जिसके प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स प्रॉपर नहीं है तो आपका प्रोग्राम कोड आपका रन नहीं करता, गलत हो जाता है। नोड्स का दूसरा नाम क्या है? ये सवाल किसके आ गया? नेटवर्क। मैंने आपसे कहा था नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क का मतलब ये है कि when two or more nodes are connected to each other to share the data and the information, then that arrangement is known as the network. उस अरेंजमेंट को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नोड्स का दूसरा नाम क्या है? तो नोड्स का दूसरा नाम क्या है? डिवाइसेस। ना लिंक है, ना मीडियम है, ना मोड्स। नोड जैसे चाहे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्कैनर है, और भी कई सारे कनेक्टिंग डिवाइसेस है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको नोड्स कहते हैं। ठीक है, तो नोड्स का मतलब सिंपली डिवाइसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार टोपोलॉजी कहां काम में ली जाती है? स्टार टोपोलॉजी समझते हैं? स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये, जैसे ये सर्वर है, क्लाइंट 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 क्लाइंट, अभी तो क्या बन रहा है? स्टार बन रहा है ना, जिसमें सर्वर बीच में है और बाकी सब तरफ क्लाइंट है। तो छोटे एरिया में जो नेटवर्क आप बनाते हैं, छोटे एरिया का मतलब जब आप लैन में बनाते हैं तो ये काम हो सकता है, वैन में नहीं हो सकता, मैन में नहीं हो सकता, और ना वर्ल्ड वाइड वेब में हो सकता है। समझे? नॉर्मली छोटा, जहां पर सर्वर को आप बीच में रखेंगे और चारों तरफ उसके क्लाइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपको क्या बनेगा? सो दैट इज नोन एज क्या बनेगा? स्टार टोपोलॉजी कहलाएगा। ये इसी में काम आएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल क्या है? तो मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था आपसे, और मैंने आपसे कहा था कि फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर एंड इट कैन बी सॉफ्टवेयर।
फायरवॉल हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, लेकिन फायरवॉल, अब तो सवाल ही यहाँ पर यह है कि फायरवॉल किसे कहते हैं। तो फायरवॉल के लिए बात करें, फायरवॉल क्या ये फिजिकल बाउंड्री है नेटवर्क की, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है नेटवर्क का, क्या ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसके लिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप अनऑथराइज एक्सेस को रोक सकते हैं, यानी कि जिसे आप चाहते हैं जो नेटवर्क में ना आए आप उसे रोक सकते हैं, या वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए आप फायरवॉल काम में लेते हैं, जिसके जरिए आप इस काम को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कई सारे सवाल है, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। फुल फॉर्म ऑफ आईओटी, देखिए नई शब्दावली है, मैंने आपसे कहा ना आपके सिलेबस में दे रखा है कि कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ कई सारे कंप्यूटर यूज्ड एब्रीविएशन एंड न्यू टर्म्स। आईसीटी में क्या पढ़ना है आपको? नई शब्दावली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे सवाल आ सकता है, एआई कौन सी जनरेशन का फीचर है, प्लस आईओटी क्या है। आज के इस दौर में आईओटी हम काम में लेते हैं, आपके घर में कई सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप घर के अंदर एक वाईफाई जोन क्रिएट करते हैं आज के इस दौर में, और अपने घर के जो हैंड हेल्ड इक्विपमेंट्स हैं उन सारे डिवाइसेस को आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, एंड दैट नेटवर्क इज नोन एज आईओटी। इट इज इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या कहलाएगा? आईओटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आज आईओटी आप घरों में आप ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए आईओटी यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट इज अ वैलिड एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का वैलिड एग्जांपल पूछा गया आपसे, और ये कई सारे आईपी एड्रेसेस लिखे गए। आईपी एड्रेस का बता दूं आपको, ये एग्जांपल जितने भी हैं वो IPv4 के हैं। IPv4 जो होता है ये 32 बिट होता है, पहली चीज। IPv6 भी होता है, ये आपका 128 बिट होता है। फिलहाल ये IPv4 के, IPv4 में 4 ऑक्टेट होंगे, 0.0.0.0। इसकी जो रेंज है 255.255.255.255 इसकी रेंज है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी है, यहां से लेकर यहां तक जो भी है वो सब वैलिड है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस है ही नहीं, पहली बात। 255 है, 178 है, 196, लेकिन 354 इस रेंज से बाहर निकल गया, ये नहीं है। 154, 254, 255 और 6 ये ओके है। ये 555, 555 ये वैलिड है, तो आपका एक वैलिड हो गया। मैंने आपको तरीका बता दिया, देखिए कॉन्सेप्ट से आप पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी आपको। तो कंप्लीट रेंज बता दी, अब इस रेंज के अंदर आप देख लीजिए, तो अपने आप खुद ही बता दोगे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। आप समझिए बात को, तो आप इजीली पहचान सकते हैं, आप बता देंगे। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन स्टोर हाउस? ऐसा इनमें से कौन सा ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहां पर एकेडमिक अवार्ड जैसे आपका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, आप में से बहुत सारे लोग रखते भी होंगे इसको, जिसका एग्जाम्पल है डिजी लॉकर। काम में लिया आपने, आप में से बहुत सारे लोग डिजी लॉकर काम में लेते होंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट, ये तो डिजी लॉकर तो एप्लीकेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया, उस प्रोजेक्ट के तहत आप ये सारे काम कर सकते हैं। वो इनमें से कौन सा है आपको बताना है। नेशनल डिजिटल लॉकर है आपका, या नेशनल एकेडमिक स्टोर है, या नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी आपका, या ऑल ऑफ अबव? जी सही आंसर बताना आप। ऑनलाइन स्टोर हाउस, डिजी लॉकर नहीं है। ये प्रोजेक्ट का नाम जो है यहाँ पर लिखा है, तो फॉलोइंग इज ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ द एकेडमिक डिवाइस, यहाँ पर रख सकते हैं जी। ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है ना, इसको कहते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट है ये, ठीक है। तो NAD, वेरी गुड, जिन्होंने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी लिखा वो सही आंसर है। चलिए अगला सवाल आपके सामने, आराम से पढ़े, आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिलियन कैरेक्टर? मिलियन से बढ़कर बिलियन, मिलियन छोटा होता है, बिलियन बड़ा होता है। बिलियन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये है 1 बिलियन। तो बिलियन बनाना है, बन जाएगा। 1000 मतलब किलो, ये मेगा और ये गीगा,
1 गीगाबाइट, गीगाबाइट मतलब बिलियन बन जाएगा। भाई मिलियन बिलियन की कहानी पता है आपको, तो हाँ, बना लेंगे आप। इट्स नॉट द टेराबाइट। हजार 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 मतलब ऐसे करेंगे आपको तो इजी, ऐसे तरीके से आप बना लेंगे। नेक्स्ट, स्वयं, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, स्वयं द फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, ये किसके द्वारा बनाई गई है? ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसके जरिए काम करता है। आईसीटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी सवाल पूछा जाता है, स्वयं के बारे में पूछा गया, द फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया किसके जरिए? आईआईटी मद्रास, एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा बनाया गया। ना आईआईएम अहमदाबाद का कोई रोल है, ना एमएचआरडी यूजीसी का। एमएचआरडी का तो है लेकिन साथ में एआईसीटी का, इसलिए तो बी ऑप्शन है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आईसीटी के क्षेत्र में इम्प्लांट की गई, जिनके ऊपर सवाल एग्जाम में बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स समझते जो फ्री में अवेलेबल है, मैंने आपको कहा ना, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का हिस्सा है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का हिस्सा है, और जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत जिसको फ्री में बांटा जाता है। ओपन ऑफिस नाम से ही जाहिर है ये ओपन ऑफिस का हिस्सा। इसमें पूछा नॉट, फेडोरा लाइनक्स ओपन ऑफिस है, अपाचे है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट अभी जो है ओपन नहीं है, दैट इज द क्लोज्ड। ठीक है। नेक्स्ट, हु बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर? Z1, ये बाइनरी डिजिटल कंप्यूटर बनाया Z1, किसने बनाया था? एलन ट्यूरिंग ने बनाया था, जॉर्ज बुल ने बनाया था, या कीन थॉमसन ने बनाया था, या कॉनरेड जूस ने बनाया था? तो Z1 जो है वो किसने बनाया था? कॉनरेड जूस ने। ये एकेडमिक, सॉरी, ये हिस्ट्री का सवाल है आपका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन द होम रिबन ऑफ द वर्ड? एमएस वर्ड के होम रिबन पर क्या नहीं है? कॉलम, फॉन्ट, कलर, स्टाइल, फॉन्ट। जो होम बटन पे नहीं है, तो होम बटन में देखिए, अगर फॉन्ट है तो फॉन्ट कलर भी होगा और स्टाइल भी होगा। तो क्या नहीं है? कॉलम। कॉलम किस में आता है? यहाँ पर इंसर्ट, इंसर्ट कॉलम है, वहां पर आपको अलग अलग बाद में चीजें, लेकिन होम बटन पे नहीं है कॉलम। ठीक है। विच एनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू स्पेसिफिक लोकेशन? आप किसी डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक लोकेशन में अगर आपको जाना हो तो इनमें से क्या चीज काम मिलेंगे? सब डॉक्यूमेंट, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, या सभी? बताइए। आपको डायरेक्ट अगर किसी डॉक्यूमेंट में जाना तो वहां आप कैसे पहुंचेंगे वो आपको बताना है। हाँ जी। विच एनेबल्स यू टू मूव डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक लोकेशन? डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में जाने के लिए। केवल, केवल, केवल सिर्फ बुक मार्क्स। कहां जाएंगे आप? क्रॉस रेफरेंस से भी नहीं, आप कहां जाएंगे? आप बुक मार्क्स से आप स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका एमएस वर्ड के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+X, किस लिए काम आता है? तो ये तो पता ही होगा आपको। Ctrl+X शक्ल से दिख रहा है। Ctrl+X क्लोज द डॉक्यूमेंट, नहीं। क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, नहीं। कट द सेलेक्टेड कंटेंट को कट करने के लिए, जी हाँ। और कॉपी नहीं, कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C आएगा। तो एक्स कट के लिए आता है, यानी कि वो चीज वहां से हट जाएगी। तो अगर हटेगी तो कहां जाएगी? कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी में जाएगी, दैट इज नोन एज CLIP, किसमें जाएगी? उस टेम्परेरी मेमोरी का नाम क्या है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में चली जाएगी। अब आप उसको मेमोरी से आप Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, तो उस मेमोरी में रहेगा जब तक कि आप कुछ और कट नहीं करते, है ना। या अगर आप उसका अरे ऑन कर देंगे तो फिर मल्टीपल चीजें भी आपकी वो रहेगी क्लिपबोर्ड मेमोरी में। बाय डिफॉल्ट एक ही चीज रहती है, जो आपने कट किया बस उस कट को आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं आप। जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक कंप्यूटर आपने बंद कर, क्योंकि रैम का हिस्सा है ना। ऐसा कंप्यूटर को आपने स्विच ऑफ कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, देन वापस से वो मेमोरी आपकी वहां से क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल्स यू टू मेक मल्टीपल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट एट वंस? यानी कि डॉक्यूमेंट में एक ही बार में कई जगह पर चेंज करना हो, तो इनमें से क्या कमांड काम आएगा? फाइंड, रिप्लेस, ड्रैग, ड्रॉप एंड कॉपी कमांड।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर दें, सभी लोग आंसर दें। जिन्होंने लाइक नहीं किया उस सेशन को आप लाइक करेंगे, शेयर कर सकते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट आईसीटी की क्लास आपके लिए। देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस। ईएमआरएस में सिर्फ 15 क्वेश्चन आएंगे आईसीटी के, केवीएस एनवीएस में 20-20 क्वेश्चन आपके आएंगे। लेकिन ये वो क्वेश्चन हैं जो कि आपको जीत दिलाएंगे, यानी कि आपको सिलेक्शन करवाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट, आप मैथ्स का क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, आईसीटी का क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के क्वेश्चन आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आपको आगे ले जाएगा। ठीक है जी, क्लियर जी। नेक्स्ट, सो अगर देखिए मल्टीपल जगह चेंज करना, फाइंड कंट्रोल एफ है, लेकिन रिप्लेस जो है, रिप्लेस क्या करेगा ये एक साथ। जैसे मान लीजिए किसी में लिखा हुआ ही लिखा हुआ, उसको शी करना है, तो रिप्लेस से कंट्रोल एफ से तो फाइंड होगा, लेकिन कंट्रोल एच से CTRL, कंट्रोल एच के साथ क्या करें, आप रिप्लेस करेंगे। ही को आपने शी से करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ ही लिखा हुआ शी हो जाएगा, लाइक दैट है ना। एक्स को वाई करना है, जो भी आप करना चाहें, रिप्लेस कमांड एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट में कर देगा। रिप्लेस वो बताता है, रिप्लेस ऑल एक ऑप्शन होता है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो सभी जगह एक साथ मल्टीपल चेंजेस कर सकता है। द डिफॉल्ट पेपर साइज एंड द ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर डिफॉल्ट पेज की साइज क्या रहेगी, तो मैंने आपको पहले बता दिया, A4 साइज जो है 8.5 बाई 11 ये होता है। और कैसा होगा, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप नहीं होगा, ये डिफॉल्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। MS वर्ड के अंदर जाके आप डिफॉल्ट ऑप्शन होता है, उसके अंदर आप जाके उसको चेंज करेंगे, तो जो साइज आप रखना चाहते हैं, जो फॉन्ट आप रखना चाहते हैं, जो फॉन्ट कलर आप रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट के अंदर जाके आप कर देंगे, तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का सारे के सारे स्पेसिफिकेशन कस्टमाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है, इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है, लिखा नॉट। तो आप स्पेलिंग को इग्नोर कर सकते हैं, इसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते। आप समझे, आप बात समझे। तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में जैसे आपने कोई, मैंने आपसे कहा ना, कोई आपको शब्द है वो आपकी डिक्शनरी में नहीं है, तो कंप्यूटर आपको दिखा देगा, क्योंकि कंप्यूटर की खुद की डिक्शनरी भी आपको दिखा देगा कि ये आपका नहीं है। तो आप उससे पूछेंगे भी क्या है, तो वो बता देगा आपको कि भाई आप इसको नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी करना चाहे कर सकते हैं, मतलब आपको एरर हटाते हैं, जो रेड लाइन दिखाते हैं। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट में लिख दिया उदयपुर, अब उदयपुर बाई डिफॉल्ट डिक्शनरी में नहीं है सब, तो तब भी रेड लाइन आएगी उसके अंदर। मैंने लिख दिया सुरेश, लिख दिया रमेश, लिख दिया कपिल, किसी का भी नाम लिख दिया, तो नाम डिक्शनरी में होते नहीं अपने, तो वो रेड अंडरलाइन दिखाएगा। आपने इसको इग्नोर कर दिया तो वो रेड अंडरलाइन हट जाएगी। आप चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां लिखा हुआ है सबसे रेड अंडरलाइन हट जाए, तो आप इग्नोर ऑल कर दीजिए। आपको चेंज करना है तो वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट बताएगा, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन एडिट ऑप्शन जो है उसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट बटन टू बी प्रेस्ड फॉर द क्रिएटिंग ए चार्ट फ्रॉम द सेलेक्टेड सेल्स। यानी कि जो सेलेक्टेड सेल्स है उनको सेलेक्ट करके आपको कोई चार्ट बनाना है। ये किसका है, MS एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्वेश्चन है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि आप सेल रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए और उससे आप क्या बनाइए, चार्ट। ठीक है, तो सेल रेंज सेलेक्ट करके आप चार्ट बनाइए उससे। तो चार्ट बनाने के लिए जो है आपको कीबोर्ड से कौन सी की काम में लेनी है, F3, F5, F7 या F11। अगर F11, जी थैंक यू, अगर आप F11 दबाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो सेलेक्टेड रेंज आपकी, तो उसका चार्ट अपने आप डिफॉल्ट चार्ट आपका बन जाएगा उसके अंदर, MS एक्सेल के अंदर। अगला सवाल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे आपको ना जी, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं आपके, और ये ऑप्शन देखें आप ना, तो ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, ये D है। ठीक है, कथन पढ़ लेते हैं अपन, उसके बाद अपन नतीजे पर पहुंचेंगे। NKN स्टैंड फॉर द न्यू नॉलेज नेटवर्क। न्यू नहीं है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये न्यू नहीं होगा, यहाँ पर नेशनल होगा। ठीक है, मूक्स आर द ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन है ही नहीं, है तो ऑनलाइन है, तो दो तो गलत हो गए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज ए गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इनिशिएटिव, गवर्नमेंट इंडिया का इनिशिएटिव है। इसको क्लॉक रेट के बारे में बात करेगी, गीगाबाइट में, गीगा हर्ट्ज में आती है।
मैं होता है ना प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज में आती है, ये भी गलत है। अब 2 तो है ही, इसका मतलब फिर ये 3 और 5 जो है वो बाय डिफॉल्ट, भाई 3 हमने 3 गलत ढूंढ लिए, जैसे परम शिवा इज ए सुपर कंप्यूटर, जी बिल्कुल सही है, सीटेक ने बनाया, तो वो बाय डिफॉल्ट फिर वो क्या हो गया, 3 और 5, ये सही है। या तो 2 सही निकाल लो, है ना, या 3 गलत है वो निकाल लो आप, तो अपन ने 3 गलत ढूंढ लिए, तो ये भी तरीका है, बचे हुए बाकी अपने आप सही हो गए। ब्लूटूथ जो है इज अ टाइप ऑफ रेडियो वेव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सिस्टम, एंड दैट इज गुड अबाउट, यानी कि ब्लूटूथ हम काम में लेते हैं, ब्लूटूथ कितनी रेंज में काम कर सकता है, 30 फीट, 30 यार्ड, 30 माइल या 300 माइल, 300 माइल तो बहुत ज्यादा होते हैं, 30 फीट तक काम करता है ब्लूटूथ। नॉर्मली अपन घर में काम में लेते हैं, 30 फीट तक मैक्सिमम इतना ब्लूटूथ काम करता है, उससे ज्यादा उसकी रेंज होती नहीं है। अगला सवाल है यूएसबी का मतलब क्या होता है। यूएसबी दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सीरियल बस, अपन जानते हैं इट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी खुद फुल फॉर्म, यूएसबी आपने देखा हो, यूएसबी एक कनेक्टर का नाम है, सिर्फ पोर्ट का नाम है ना, कनेक्टर बना हुआ। पेन ड्राइव भी होती है, मोबाइल का चार्जर भी होता है, कई सारे डिवाइस होते हैं, उसके अंदर यूएसबी पोर्ट होता है ना। तो यूएसबी क्या है, क्या यूएसबी स्टोरेज डिवाइस है? नहीं। क्या यूएसबी मेमोरी है? नहीं। यूएसबी सिर्फ क्या है, पोर्ट का एक टाइप है, होता ना यूएसबी, यूएसबी मतलब टाइप ए बी सी, सी टाइप है ना, तो वो सब यूएसबी है। तो यूनिवर्सल सिस्टम बनाया गया, यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो वो एक पोर्ट का टाइप है ना। बहुत से लोग ये कहते हैं यूएसबी मेमोरी है, स्टोरेज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पोर्ट का टाइप है। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज एक साथ कई प्रयोक्ता को भेजा गया, अनचाहा, अनसॉलिसिटेड, जो एक साथ कई लोगों को मेल आता ना, कंपनी वाले मेल जो आते हैं वो एक साथ आप देखें तो हजारों लोगों को एक साथ भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, बताइए। बिल्कुल, क्लास इज हेल्पफुल डेफिनेटली, ये हमारे केबीएस एनवीएस सभी के लिए हेल्पफुल है और सेम है ना, क्योंकि अगर आप देखें EMRS का एग्जाम आपका 14 को है, आपका 13, 14 और 21 को है, उन सभी के लिए 101% हेल्पफुल है। ओके, बहुत बढ़िया। उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना। तो इट इज सिंपली, इट इज स्पैम, कहते हैं ना स्पैम फोल्डर में, आपके थ्रेट नहीं है, वायरस नहीं है, वॉर्म नहीं है, स्पैम है जो अनचाहा मेल जो आता है उसको स्पैम कहते हैं। ठीक है, NMEICT, ICT का मतलब तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, NME का मतलब नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ये सही है। नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस नहीं है, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स नहीं है, और नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग नहीं है। तो देखिए सिमिलर वर्ड्स, लेकिन इट्स अ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन है, यानी कि NMEICT प्रोजेक्ट चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि जिसमें एजुकेशन को ICT के थ्रू प्रमोट करने की बात की गई थी, इसलिए उसको NMEICT कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग enables us to send the same letter to the different person, यानी कि MS वर्ड के अंदर अगर आप चाहते हैं, तो सपोज मान लीजिए आपने कोई लेटर लिखा और वो एक ही लेटर आप 100 लोगों को, पर्सन को लिखना चाहते हैं, और सभी के अंदर नेम और एड्रेस अलग अलग हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक डेटाबेस बनानी होती है जिसके अंदर आपको सारे नाम, एड्रेस, फोन नंबर आपको लिखने होते हैं, फिर आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना होता है, उस लेटर के अंदर आपको जहां नाम है वो आप उसको लेबल लगाने होते हैं, और फिर दोनों को आप उस डेटाबेस को और उस लेटर को दोनों को आप आपस में मर्ज कर देते हैं, और आप जब आप प्रिंट कमांड देंगे तो 100 पेज की फाइल बन जाएगी, और हर पेज पर अलग नाम, एड्रेस, फोन नंबर जो आपने लगाया वो आपको मिलेगा। तो दैट इज नोन एज द मेल मर्ज। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, इसको मेल मर्ज फीचर कहते हैं, जिसमें आप डेटाबेस के साथ जोड़कर, जी मेल मर्ज आपने किया कभी? मैंने कई सारे बच्चों को प्रैक्टिकल कराया उसमें, तो वहां पर उनको वो काफी ताज्जुब करते थे, सर हाँ, मैंने कहा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट हर पेज पर अलग नाम जो आपने लिखा, तो ऐसे कर सकते हैं, ऑफिस वर्क के लिए काम आता है। एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर द ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क इज नोन एज, यानी कि एक नेटवर्क में
एनकोडिंग करना और डेटा को किसी नेटवर्क पर ट्रांसमिशन के लिए डेटा को एनकोडिंग या स्क्रैम्बलिंग करने को क्या कहते हैं? तो एनकोडिंग करने को उसको एनक्रिप्शन कहते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं और फिर बाद में उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, और इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो पहले एनक्रिप्ट होगा, है ना, फिर वो पहुंचेगा तो क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, तो इस पूरे को एनक्रिप्शन, ठीक है। तो इसको एनक्रिप्शन मतलब सॉरी क्रिप्टोग्राफी क्या कहते हैं इसको, इट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। ये टेक्निक है जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर एंड दैट इज यूज फॉर द चैटिंग। चैटिंग के लिए इनमें से कौन सा मैसेंजर जो है वो इंस्टेंट मैसेंजर काम में लिया जाता है, वो आपको बताना है जी। आराम से बताइए, मैं आपका सवाल उत्तर देखने जाऊंगा। आपको पता है अल्टा विस्टा है या फायरफॉक्स है, बिंग है या गूगल टॉक है? इंस्टेंट मैसेंजर की बात हो रही है यहां पर, आपको इंस्टेंट मैसेंजर बताना है। हाँ जी, विच इज नोन एज इंस्टेंट मैसेंजर। इट इज सिंपली नो अल्टा विस्टा, नो फायरफॉक्स, नो बिंग, इट इज सिंपली गूगल टॉक। ये इंस्टेंट मैसेंजर है जिसके जरिए हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस। इनमें से कौन सा आईएसपी नहीं है? आईएसपी समझते हैं, इंटरनेट सर्विस पर। आप अभी भी जैसे अगर आप नेट यूज कर रहे हैं या आप मुझे देख रहे हैं, बट ऑब्वियस सी बात आप नेट यूज कर रहे होंगे, तो आपका खुद का एक आईएसपी जरूर होगा, ठीक है। वो एमटीएनएल हो सकता है, वो बीएसएनएल हो सकता है, या वो अर्नेट हो सकता है, या इन्फोटेक इंडिया नहीं हो सकता है। तो इन्फोटेक इंडिया, ये सारे के सारे जो हैं आपके ये आईएसपीज हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं। इनमें से पूछा एक कौन सा नहीं है, तो इन्फोटेक इंडिया जो है आपका जी, इन्फोटेक इंडिया इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इज इट ओके? अगला सवाल है आपका, टैली यूज किया आपने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा आपने। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फेमस अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर, जो कॉमर्स वाले बच्चे उन्होंने कभी जीवन में किया भी होगा, सीखा भी होगा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वाज डेवलप बाय, टैली किसके द्वारा बनाया गया है? HCL, TCS, इन्फोसिस या विप्रो? किसका सॉफ्टवेयर है टैली, पता है आपको? जी, इट इज TCS, रंजनी परमार, वेरी गुड। नाम अब वैसे नाम नहीं लिखे आते हैं आजकल, तो क्या है कि यहाँ पर सिर्फ सबका आईडी लिखा हुआ आता है यहाँ पर, है ना जी। कुछ नाम समझ में आते हैं, कुछ नहीं समझ में आते हैं चैट के अंदर, लेकिन आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए आपके साथ मिलजुल कर, और ये मैराथन को सफल बनाने में आपने जो योगदान दिया, आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर है कि मैं यहाँ पर आपके लिए हूँ और आप अपने स्वयं के लिए यहाँ पर हैं। अब इस चैनल के ऊपर हैं, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये आपको नियर फ्यूचर KVS, NVS या EMRS का एग्जाम देना है। सभी के अंदर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के नाम से कह दें उसको, या ICT के नाम से कह दें, कॉमन सिलेबस है, सारी चीजें सेम है, कुछ भी उसके अंदर डिफरेंट नहीं है, सारी चीजें एक जैसी। आपको सारे सवाल आपको करने हैं, और ये मैराथन क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपसे कह दूं कि अगर आपने चाहे मेरे साथ आपने पढ़ाई करी, आपने चाहे ICT की क्लासेस पढ़ी या ना पढ़ी, आपने सिलेबस कंप्लीट किया नहीं किया, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले आप ये मैराथन क्लासेस आप जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम होने के बाद हम लोग बात करेंगे इस मैराथन में, फला मैराथन से ये सवाल आए थे और उस मैराथन से सवाल आए थे। मैं 4 या 5 मैराथन, अभी तीसरी हो गई, चौथी पांचवी हम 5 तक करेंगे, और इन 5 में 500 सवाल होंगे, और 500 सवालों के जरिए अगर आप देखेंगे तो आप डेफिनेटली Tier 1 के एग्जाम में, आप ICT में 101% 15 या 20 जो भी सवाल आपके होंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन आप डेफिनेटली आप करके आएंगे। ये मेरी जबान है, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को यहाँ से इस QR कोड को, या टारगेट अभी मोबाइल एप्लीकेशन लिखेंगे TA, ऐसा आपको लोगो मिलेगा और आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो सवाल मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो 787778 इस नंबर है आपका, हमने यहाँ पर भी लिख रखा है। और इसके अलावा भी अगर कोई दिल में कोई बात है तो आप कमेंट सेक्शन हमारे खुले हैं, आप वहां पर लिख सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगती है, हमारे प्रयास आपको कैसे लगते हैं, ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं इसी प्रकार से और भी फर्दर मैराथन क्लासेस लेके आपके सामने आता रहूंगा, लेकिन सारी क्लासेस आपको अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलविदा कहूंगा आपसे आज की इस क्लास के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात करेंगे, लेकिन जाइएगा मत, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज आपको एक सब्जेक्ट की मैराथन मिलेगी और वही आपको सफलता के शिखर पर लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।